नाउ ये हमारे पास में बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए। दैट इज हमने क्या स्टेटमेंट बनाया? रेवेन्यू स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन इक्विटी and the statement for financial position. These statements we have prepared now. अब इसमें यहाँ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें एक माइनर चेंज क्या आ गया? माइनर चेंज तो अभी हमारे को दिखाई दिया क्या? कि हमारा जो इंड AS 1 है, जो IAS 1 है, वो टू स्टेटमेंट अप्रोच या सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच की चॉइस देता है। मीन्स इफ यू विश यू कैन प्रिपेयर टू स्टेटमेंट्स, और इफ यू विश यू कैन प्रिपेयर वन स्टेटमेंट। ठीक, चाहो तो दो स्टेटमेंट बना लो, CI का अलग स्टेटमेंट बनाओ और OCI का अलग स्टेटमेंट बना लो। दिस इज वन अप्रोच यू आर हैविंग, और यू कैन प्रिपेयर अ सिंगल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमारा इंड AS 1 क्या बोलता है कि हमारे पास में यहाँ चॉइस नहीं है। जब इंड AS 1 एप्लीकेबल होगा तो उस टाइम पे एक सिंगल स्टेटमेंट ही बनेगा, उसी में CI और OCI दोनों आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ये बताओ कि ये मेजर चेंज है कि माइनर है? माइनर है। ये कार्व आउट थोड़ी ना है। वहाँ पे चॉइस दी हुई थी, हमने वहाँ पे चॉइस नहीं रखी, कुछ प्रिंसिपल चेंज थोड़ी ना कर दिया हमने वहाँ पे। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ तो हम इसको कार्व आउट नहीं बोलेंगे। कार्व आउट ये तब होता था जब कोई प्रिंसिपल डिफरेंस आ जाता था, हम उसमें बोलते कि स्टेटमेंट ही हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, हम ऐसे स्टेटमेंट ही नहीं बनाएंगे। ठीक, so in that case there may be a some difference। अगर मेजर चेंज नहीं है तो इसको हम कार्व आउट नहीं बोलेंगे। बट ये डिफरेंस है, डिफरेंस समझ में आया? ये डिफरेंस हमारा इंड AS क्या बोलता है कि सिंगल स्टेटमेंट ही अप्रोच है, एक ही अप्रोच है, दूसरी अप्रोच है ही नहीं। IAS 1 क्या बोलता है कि सिंगल स्टेटमेंट या फिर टू स्टेटमेंट जो चाहे कंपनी वो अडॉप्ट कर ले। तो चॉइस खत्म कर दी, इसको कार्व आउट नहीं बोल सकते। डिफरेंस है, अदर डिफरेंसेस में आ गया। इज इट क्लियर नाउ? अब हम आ जाते हैं पहले कार्व आउट पे। कमिंग टू फर्स्ट कार्व आउट और इन 1। जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए कि ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं, दे आर हैविंग सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, आज की डेट में इंटरनेशनली जो हमारी पॉलिसीज़ को अफेक्ट करने वाले में जो US में आज की डेट में जब US गवर्नमेंट का बजट आता है, देन नोबडी लुक्स फॉर दैट बजट। क्योंकि उसमें कुछ चेंज ही नहीं होना, टैक्स रेट सेम रहेगा। क्या रहता है? गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया पिछले साल का और अगले साल का प्रोजेक्टेड, बस बात खत्म हुई। व्हाट द पीपल लुक फॉर? तो लुक फॉर द पॉलिसी ऑफ फेडरल रिजर्व, कि जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है वो क्या पॉलिसी लेके आने वाली है, ये मेजर चीज आती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हुआ इन दिस केस? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिचुएशन, तो अब यहाँ पे क्या है, जो स्टैंडर्ड्स की भी जो फ्रेमिंग है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी या फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इनको भी इन्फ्लुएंस करने वाली एंटिटीज़ में कौन है? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है IAS और इंड AS में? अभी आता है उसमें। तो क्या होता है जब लोन की बात करते हैं, लोन्स कहाँ दिखाने हैं हमारे को? नॉन करंट या फिर करंट लायबिलिटीज़ में। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे?
नॉन करंट लायबिलिटीज या फिर करंट लायबिलिटीज। अब एक लोन है, लोन लिया, सपोज ये क्लासरूम परचेज करने के लिए मैंने लोन लिया, लोन का रीपेमेंट होना था 10 ईयर्स में, तो अब मैं इसको कहाँ क्लासीफाई करूँगा? नॉन करंट में। ऑब्वियसली एक से ज़्यादा साल में मेरे को रीपेमेंट करना है, सो इट विल बी फॉलिंग अंडर नॉन करंट, तो मैंने इसको क्लासीफाई किया हुआ है नॉन करंट में। अब सपोज ये 31 मार्च को या फिर अभी कल पे मेरी ईएमआई ड्यू है, वो ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो क्या वो डिफॉल्ट हो गया? अब डिफॉल्ट हुआ तो अब इस केस में 31 मार्च तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा। अब इस केस में जो IAS 1 है वो क्या बोलता है कि जो मेरा लोन था जिसको मैंने कहाँ क्लासीफाई किया हुआ था? नॉन करंट में, उसको क्लासीफाई कर दो करंट में, पूरे के पूरे लोन को। हुआ क्या? अगर कोई भी कंडीशन वायलेट हो जाती है, कुछ डिफॉल्ट हो जाता है मेरे से, ठीक, अब उस केस में जो IAS 1 है वो क्या बोलता है? क्लासिफिकेशन बदल दो उसका। लोन लॉन्ग टर्म है बट तुमने डिफॉल्ट कर दिया, और ब्रीच है कब? 31 मार्च को। जो 31 मार्च को जो ब्रीच है, उस ब्रीच की वजह से जो 31 मार्च को जो मेरी बैलेंस शीट बनेगी, जो लोन मैंने नॉन करंट में दिखाया हुआ था उसे कहाँ दिखा देना चाहिए? करंट में दिखा देना चाहिए। ठीक, अब फर्क क्या पड़ा? किधर भी दिखा लो फर्क पड़ता है ना। फर्क किधर? रेशियोज पे फर्क पड़ेगा। मेरा करंट रेशियो बिगड़ जाएगा और फिर अब मेरे को बैंक से लोन लेने की आगे ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरा करंट रेशियो बिगड़ा हुआ होगा तो कोई बैंक मेरे को लोन नहीं देगी। ठीक, बट क्या ये सही लग रहा है? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हमारा इंड AS 1 इस प्रॉब्लम को सुधारता है। क्या बोलता है कि अगर ब्रीच हुआ बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले अगर उस ब्रीच को रेक्टिफाई कर दिया गया और बैंक ने मेरे को NOC दे दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हो गया, तुमने EMI भर दी, मैंने क्या करा फिर आगे का चेक दे दिया उनको और वो EMI क्लियर हो गए, जो भी कंडीशन थी, मैंने तो EMI का कंडीशन लिया ना। और भी बहुत सारी एग्रीमेंट, जब लोन एग्रीमेंट होता है तो उसमें हिंदुस्तान में तुम्हारे को जब सैंक्शन लेटर आता है पूरे 2 पेज भरे रहते हैं पीछे कंडीशन से, ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो तुम्हारे को लोन मिलेगा। एंड इंड IAS 1 क्या बोलता है? एक भी कंडीशन ब्रीच हो गई 31 मार्च को, एक भी कंडीशन अगर ब्रीच्ड है तो क्लासिफिकेशन बदल दो, उसको नॉन करंट से कहां दिखा दो? करंट में दिखा दो। तब तो गड़बड़ हो गया। ठीक, मीन्स हाउ द पोजीशन इज हियर। यहां पे कैसा? जो हमारा IAS 1 है, IAS 1 यहाँ पे क्या बोलता है? यहाँ मैंने लोन लिया हुआ है, ठीक, ये मेरा रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग डेट है। मैंने यहाँ पे लोन लिया हुआ था, लोन मेरा पहले से चला आ रहा था, ठीक, एंड आज की डेट में यहाँ पे क्या हुआ? 31 मार्च के आसपास, मार्च के महीने में कोई यहाँ पे ब्रीच हो गया। ठीक, मीन्स कोई तो भी कंडीशन वायलेट हो गई, और कुछ भी हो सकता ना। यहाँ पे EMI बाउंस होना तो एक चीज हुई, ठीक,
और भी बहुत सारे ब्रीच हो सकते हैं ना। स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं करा, ये भी तो ब्रीच है। स्टॉक का इंश्योरेंस करवाना था, इंश्योरेंस नहीं करवाया, ये भी तो ब्रीच है। ठीक। या फिर प्लांट एंड मशीनरी है, उनका इंश्योरेंस कराना था, वो इंश्योरेंस सबमिट करना था, वो भी तो ब्रीच हुआ। अब हिंदुस्तान में इतनी कंडीशन लोन के साथ में होती हैं, कोई ना कोई तो कंडीशन वायलेटेड हमेशा ही रहती है। ऐसा अगर तुम लोन देखोगे तो जिसमें सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है, ऐसा तो लोन तुम्हारे को शायद देखने को मिलेगा ही नहीं। बैंक लगाती इतनी सारी कंडीशंस है। इंटरनेशनली उन्होंने क्या बोला कि अगर कंडीशन ब्रीच हो गई, मतलब तुम्हारा लोन बैंक कभी भी कॉल कर सकते हैं ना कंडीशन के हिसाब से। तो वो भी क्यों बोल रहे हैं, करंट लायबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारी अगर कंडीशन वायलेट होती है तो बैंक अपना पैसा कभी भी वापस मांग सकती है ना, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं बची ना। तुम अगर डिफॉल्ट करोगे, कंडीशन जिन कंडीशन के बेसिस पे तुम्हारे को लोन दिया गया, तुमने वो कंडीशन वायलेट कर दी। अब जब तुमने कंडीशन वायलेट कर दी तो उस केस में अब होगा क्या कि वहां पे बैंक अगर चाहे तो उस लोन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो तुम्हारे से पूरा का पूरा पैसा वापस मांग सकती है कि तुमने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं करा, तुम पैसा वापस करो। हो सकता है, टेक्निकली तो हो सकता है, पर क्या हिंदुस्तान में बैंक्स ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। रेवेन्यू ऑडिट किया है बैंक का, उसमें पहली चीज़ जो अक्सर ढूंढते हैं वो है स्टॉक स्टेटमेंट किसके सबमिट नहीं हुए। कम से कम जब मैं करने जाता था रेवेन्यू ऑडिट तो मैं पहले यही देखता था किस किस के स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं हुए, किसके जो डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट देखे ये डॉक्यूमेंट, और लगभग 90% में कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट मिल ही जाता था। फिर उस पे बैंक क्या करते हैं, पीनल इंटरेस्ट लगा देते हैं, बात ख़त्म होती है। बैंक ऐसा नहीं करती कि तुम्हारा सीसी लिमिट है, तुम्हारे को स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना था, स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया तो बैंक ऐसा नहीं बोलती कि नहीं तुम पूरा पैसा जमा कर दो अब कल। नहीं करती हिंदुस्तान में बैंक्स ऐसा। को भी मालूम है कस्टमर है, फिर दूसरा बोरोवर ढंग का ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल चीज़ होती है। बैंक्स आजकल बहुत परेशान है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी टारगेट हो गए, एग्जैक्ट वैसा नहीं बट टारगेट जैसी चीज़ें आ गई हैं। प्राइवेट वाले जैसा नहीं हुआ बट फिर भी आज की डेट में उनको भी तकलीफ है। तो एक कस्टमर अगर छूट गया, अच्छा कस्टमर, तो तकलीफ होगी। तो बैंक्स पैसा वापस मांग नहीं लेते हिंदुस्तानी कंडीशंस में, बट वायलेशन होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, रास्ता निकाला जाता बैठ के। ठीक। एंड यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये हमारा लोन हमने कहाँ क्लासीफाई किया हुआ था? इट वाज क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटी, एंड ड्यूरिंग द ईयर हमारा एक ब्रीच हुआ, और ये ब्रीच यहाँ पे 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट पे कंटिन्यूड है। ठीक। तो IS1 क्या बोलता है? IS1 क्या बोलता है कि ये जो ब्रीच, जैसे अगर 31 मार्च को अगर ब्रीच है तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन चेंज करो। जो हमारा लोन था जिसको हमने पिछली बार कहाँ दिखाया था, नॉन करंट लायबिलिटी में, उसको कहाँ दिखा दो, करंट लायबिलिटी में दिखा दो। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? ठीक। अब यहाँ पे क्या ऐसी ही चीज़ इंडिया में कंटिन्यू रखनी चाहिए थी क्या? नहीं। इंडिया में कुछ ना कुछ तो कंडीशन वायलेट होगी। वो क्या बोलते हैं, माइनर मेजर कुछ नहीं, एक भी कंडीशन अगर वायलेट हो गई, एक भी, छोटी हो बड़ी हो कंडीशन, ये इससे कोई मतलब नहीं। एक भी कंडीशन अगर वायलेट हो गई तो क्या कर देना है, उसका क्लासिफिकेशन बदल देना, और क्लासिफिकेशन बदल के उसको कहाँ दिखा देना है, करंट लायबिलिटीज में। तो ऑब्वियसली जो बोरोवर है वो थोड़ा डर के रहेगा ना बैंक से, अपने प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट भेजेगा, अपने जो भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल करता रहेगा ना।
क्योंकि मैं शुरू में इसलिए बता रहा था कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने हैं दे आर सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और हिंदुस्तान में बैंक्स की बहुत नहीं चलती है। यूएस की सबसे पावरफुल एंटिटी है वो है फेड रिजर्व। दे आर मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस व्हेन इट कम्स टू द पावर। जो यूएस प्रेसिडेंट है ही इज एग्जीक्यूटिव, बट जो रियल पावर है, जो चेंज कर पाने की पावर है, वो फेड रिजर्व के हाथ में है। एंड फेड रिजर्व डजंट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, इट रिपोर्ट्स टू द सीनेट। प्रेसिडेंट ऑल्सो रिपोर्ट टू द सीनेट, मीन जहां पे जरूरत पड़ती है तो वो रिपोर्टेबल है टू सीनेट। फेड रिजर्व इज ऑल्सो रिपोर्टेबल टू द सीनेट। वहां पे स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। सो व्हाट इज देयर, तो अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन क्यों डलवाई यहाँ कि जैसे ये कंडीशन डलवाओगे तो बोरोवर डर के रहेगा, अपनी सारी कंडीशंस फुलफिल करता रहेगा। बट इंडियन सिनेरियो में ये कंडीशन रखोगे तो बहुत गड़बड़ होगी। मतलब एक बार सिग्नल जंप करने पे तुम सामने वाले को उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर डालो तो किसी के पास लाइसेंस बचेगा ही नहीं। तो फिर वहाँ तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी कि अगर एक छोटी सी कंडीशन का वायलेशन करने पे अगर तुम उसका क्लासिफिकेशन नॉन करंट से बदल के करंट कर डालोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाने वाली है। तो इसका रास्ता ढूंढा गया। अब क्या रास्ता निकालेंगे? रास्ता क्या निकाला गया कि ब्रीच हुआ 31 मार्च को, बट रिपोर्टिंग डेट के पहले, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले अगर वो ब्रीच रेक्टिफाई कर दिया जाता है तो फिर हम उसका क्लासिफिकेशन नहीं बदलेंगे। मतलब दिस इज, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट कहाँ आएगा? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में भी आएगा। इसको कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे लेंगे, ठीक है। नाउ तो अब यहाँ जो हमारा इंड एस 1 है, इंड एस 1 क्या बोलता है? इंड एस 1 क्या बोलता है कि यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग डेट है। यहाँ कहीं तो भी बीच में यहाँ लोन लिया हुआ है जो नॉन करंट लायबिलिटी है, एंड यहाँ पे ब्रीच हो जाता है। लुक, हम बहुत लिखने पे वो नहीं करेंगे क्योंकि ये सब लिखा तो हुआ है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी। उसको एक बार करके ले लेंगे, देख के पढ़ के ले लेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग दीज कार्व आउट्स क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम उसको हर उस चीज़ को लिखते रहेंगे, ठीक है। वहाँ पे वो हैं, लिखे हुए हैं और इंस्टीट्यूट का ही लिखा हुआ है, और वही पढ़ के वही लिख के आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, क्या लिखा हुआ है ये समझ में आना चाहिए, ठीक। नाउ अब ये ब्रीच है और ये ब्रीच रिपोर्टिंग डेट को है, बट जो डेट ऑफ प्रिपरेशन मीन्स जो अप्रूवल की जो डेट थी, क्या बोलोगे उसको? साइनिंग या फिर अप्रूवल। सो बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय और अडॉप्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी अथॉरिटी है उनके अडॉप्ट करने के पहले, ठीक। दिस इज डेट ऑफ adoption of account, date of adoption of account, और यहाँ पे ब्रीच रेक्टिफाई हो गया, ठीक। अब यहाँ पे अगर हमारा ब्रीच रेक्टिफाई हो गया तो अब इस केस में
इसको हम नॉन करंट को करंट लायबिलिटी में चेंज नहीं करेंगे। जो हमारा लोन है, लोन वो नॉन करंट लायबिलिटी ही चलता रहेगा। ठीक, यहां पे और यहां पे डिफरेंस आया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि ब्रीच होते ही रेक्टिफाई हो गया नहीं हो गया नहीं देखना हमारे को। इज दिस क्लियर? एंड यहां पे एक बार ब्रीच हो गया, रेक्टिफाई भले ही हो गया हो, फिर भी हम उस ब्रीच के लिए, ब्रीच की वजह से क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन बदल देंगे और उसको कहां दिखा देंगे, करंट लायबिलिटी में। बट हमारा स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि ब्रीच होता है, बट अगर रिपोर्टिंग मीन्स बिफोर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, अगर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट से पहले अगर वो ब्रीच रेक्टिफाई हो जाता है और बैंक बोलते हैं कि चलो अब सब ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक, तुमने सॉरी बोल दिया ना, हमने माफ कर दिया, ठीक, देन इन दैट केस यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको नॉन करंट लायबिलिटी ही क्लासिफाई करते रहेंगे। पर ये डिफरेंस मेजर है ना, भले ही वो लिखा 2 लाइन में हो, बट अगर तुम अदरवाइज इसकी इम्प्लीकेशन सोच के देखोगे तो ये मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। क्योंकि अगर हम उसी को अडॉप्ट करते रहेंगे तो सारे के सारे लोन कहाँ पे, करंट लायबिलिटी में, जहाँ डिफॉल्ट हुआ वहाँ करंट लायबिलिटी। बट क्या ये चीज़ विजय माल्या को भी अप्लाई होगी? क्या होगी अप्लाई? नहीं, वहाँ पे ब्रीच कंटिन्यूड है, ठीक, एंड वो आदमी भी नहीं मिल रहा नो। अब वहाँ पे तो और भी, अब उसका कुछ कर नहीं, वहाँ पे तो एक्चुअल में अब उसको राइट ऑफ करना, करंट लायबिलिटी भी दिखाना। नाउ व्हाट इज देयर, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ब्रीच कंटिन्यू रहता है, तुम उसको रेक्टिफाई भी नहीं करते, तब उस केस में क्या करना है, तब वो नॉन करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी में हम चेंज करके लेंगे। बट अदरवाइज अगर रेक्टिफाई हो गया तो उसको क्लासिफिकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और समझदारी भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें क्या हैं जो सोचा गया है ऐसा, जो इंडियन स्टैंडर्ड बनाते टाइम पे कुछ ऐसा, कुछ जगह पे ठीक है मैं मान सकता हूँ, बट ज़्यादातर जगह पे जो मेजर कार्व आउट्स हैं वहाँ पे बहुत सोच समझ के डिसीजंस लिए गए हैं। एंड उन चीज़ों में अगर यहाँ पे देखोगे तो जो हमारे को बिल्कुल पहली बार में ही वो एक्सेप्टेबल लगा, बट अगर इंटरनेशनली कैसा होता ना, यूएस वेस्टर्न कंट्रीज, एक बार कुछ गलत हुआ वहाँ पे कुछ रेक्टिफिकेशन की उम्मीद नहीं होती, गलती हुई हुई, अब तुम सजा भुगतो। दिस इज नॉर्मली द एटीट्यूड देयर कि रिकंसिलिएशन का कोई चांस नहीं है। एंड यहाँ पे इंडिया में हो जाती हैं चीज़ें, वे आउट निकल जाता है, ठीक। सब क्या हुआ, तो अब यहाँ पे जो कार्व आउट है, कार्व आउट में क्या दिया हुआ है, आ जाओ यहाँ पे इसको, व्हाट इज गिवन, IAS 1 requires that in case of loan liability, if condition of loan agreement which was classified as non-current is breached, on reporting date such loan liability should be classified as current. Where the breach is rectified after balance sheet date, IAS required loan to be classified even if, यहाँ पे हुआ अगर ब्रीच अगर रेक्टिफाई हो गया तब भी क्या करना है, करंट में ही करना है। देन कार्व आउट क्या है, ये तो IAS 1 बोल रहा है, कार्व आउट यहाँ क्या है, IAS 1 clarifies that where the breach is a breach of a material provision of long-term loan arrangement on or before the end of reporting date, with the effect that liability becomes payable on demand on reporting date. The entity does not classify the liability as current if lender agreed after reporting period and before the approval of financial statement for issue not to be demand payment as consequence of breach. अब वो क्या है, ये पढ़ के समझ में नहीं आता कि वो
एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब अब क्या हुआ, यही जो हमने अभी लिखा था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है कि अगर कंडीशन ब्रीच हुई, रेक्टिफाई कर दो या नहीं कर दो, उसको कहाँ पे क्लासिफाई कर देना है, करंट में। बट इंड एस 1 क्या बोलता है कि अगर डिफॉल्ट हो गया, ठीक, एंड वो रेक्टिफाई हो जाता है, तो उस सिचुएशन में बिफोर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट अब हमारे को उसको नॉन करंट से करंट में क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलो इसको अपना उसमें थोड़ा लिख लेते, लिख लें। लिखो, एज पर IAS 1, as per IAS 1, if there is breach of any condition of loan agreement, then classification of लोन, ये कौन सा लोन था, इसको नॉन करंट, जो नॉन करंट लायबिलिटी था, क्लासिफिकेशन ऑफ लोन will be changed to current liability, ठीक, ब्रैकेट में लिखो irrespective breach rectified और नॉट। हमारे को नहीं देखना कि वो ब्रीच रेक्टिफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, हमें नहीं सोचना। इज दिस पॉइंट क्लियर? डिफॉल्ट हो गया तो हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब यहाँ पे इंड एस 1 क्या बोलता है कि अगर पहली चीज इसमें माइनर कंडीशन में अगर कोई डिफॉल्ट है तो करना ही नहीं है। माइनर कंडीशन मतलब स्टॉक स्टेटमेंट नहीं सबमिट किया तो इंडिया की बैंक कुछ करते नहीं, क्या करेंगे, वो पीनल इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे 1.5%, 2%, बस बात खत्म होती है। वो लोन रिकॉल करते ही नहीं। लोन रिकॉल ही नहीं कर रहा है तो उसका क्लासिफिकेशन क्यों बदलना ना। बट अगर मेजर कंडीशन हुई, मेजर कंडीशन है, तो उस केस में अगर ब्रीच हुआ और रेक्टिफाई हो जाता है बिफोर द अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, तो हमारे को उसे नॉन करंट टू करंट में क्लासिफाई नहीं करना है। देन राइट, as per Ind AS 1, as per Ind AS 1, if there is breach of minor condition then classification is not required to be changed। IAS 1 में नहीं लिखा कि माइनर की मेजर,
वहाँ पे क्या लिखा, एक कंडीशन वायलेट हो गई। कंडीशन कोई भी हो, छोटी कंडीशन हो या फिर बड़ी कंडीशन हो, अगर एक बार ब्रीच हो गया तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम नॉन करंट टू करंट, भले ही हम उसको रेक्टिफाई क्यों ना कर दें। 31 मार्च को स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं करा, मई के महीने में कर दिया, बिफोर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट कर दिया, नहीं, उसको नॉन करंट से किधर, करंट में करो। एंड एक्चुअल में फॉरेन की बैंक इतनी छोटी छोटी कंडीशंस लगाते भी नहीं हैं, वो अपने ही आदमी भेजेंगे वो स्टॉक चेक करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। अब मैं कैसा है, खुद बैठ के बना रहा हूँ स्टॉक में क्या क्या है क्या नहीं है, तो कुछ भी बना देना, पहले से ही बना के रख लेते हैं लोग कि बाद में एक साथ में पूरे साल के बना के रख लिए, पूरे साल के एक साथ जमा कर दिए। बहुत केसेस में होता है इंडिया में, पूरे साल के स्टॉक स्टेटमेंट एक साथ गए, 12 के 12 सबमिट करके आ गए, और वही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक दिन में बैठ के बना के सब सबमिट कर दिए। अब ऐसी कंडीशन रखने का मतलब भी क्या है। नाउ राइट देन, अब इसके बाद में in case of breach of major condition where long term loan becomes repayable on demand, repayable on demand, but breach is rectified before adoption of accounts, then classification need not be changed. Hope this is clear. तो अब ये बताओ क्या इसका इफेक्ट इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट पे भी होगा, होगा ना। ये क्या हो गई, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो गई ना। दिस इवेंट इज ऑकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट बट बिफोर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट। अब वहाँ पे दो तरह की इवेंट होती हैं, वन इज एडजस्टिंग एंड अनदर इज नॉन एडजस्टिंग। अब एडजस्टिंग इवेंट्स क्या हुई, वो इवेंट्स हुई जहाँ पे कंडीशन प्रिवेल करती थी एज ऑन बैलेंस शीट डेट की ऐसा हो सकता है। मतलब 31 मार्च को आसमान में बादल थे और 1 अप्रैल को बारिश हो गई, तो क्या हुआ, ये कंडीशन, ये सिचुएशन कौन सी हुई, सिचुएशन प्रिवेल करती थी, वेदर फोरकास्ट थी कि बारिश हो सकती है और बारिश हो गई, तो क्या हुआ, ये एडजस्टिंग इवेंट हो गई। बट 31 मार्च को आसमान बिल्कुल साफ था, कोई वेदर फोरकास्ट में किधर बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी, बट सडनली 1 अप्रैल को बारिश हो गई, तो कैसी इवेंट हो गई, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गई। तो पहली बारिश का प्रोविजन करेंगे और दूसरी बारिश का प्रोविजन नहीं करेंगे। बट जो सामान खराब हो गया उसके लिए रिपोर्टिंग होगी कि ऐसा ऐसा बारिश हुई और उसकी वजह से हमारा मटेरियल खराब हो गया।
ठीक नाउ अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो हमारा मेजर कार्व आउट में इंड एस 10 पे देखो, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अब यहां अगर हम सोच के देखें कि ये जो ब्रीच रेक्टिफाई हुआ, अब किसको मालूम 31 मार्च को कि तुम वो ब्रीच रेक्टिफाई कर ही दोगे? क्या मालूम ना, 31 मार्च को तो ब्रीच है। अब वहां पे कोई कंडीशन प्रिवेल करती नहीं कि वो ब्रीच रेक्टिफाई हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक द डाउटफुल डेट्स, डेटर्स वाला केस नहीं है कि एक डेटर है हमारा, उसने ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया हुआ है एंड बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट ही इज एक्चुअली डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। अब उस सिचुएशन में प्रोविजन बनाना चाहिए ना, क्योंकि 31 मार्च को ही हमारे को मालूम था कि शायद तो भी ऐसा हो जाएगा एंड बिफोर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट ही इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, सो दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मीन जो हमारे को लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा वो हो गया। तो उसके लिए हमारे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोविजन बनाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ब्रीच वाला सिचुएशन देखोगे तो इन केस ऑफ द ब्रीच, तो अब ये क्या पता ना कि वो ब्रीच रेक्टिफाई होगा कि नहीं होगा। मेजर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई होगी ना, बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं लोन एग्रीमेंट में। मतलब ये छोटी मोटी कंडीशन नहीं है, स्टॉक स्टेटमेंट वाली कंडीशन नहीं है, कुछ मेजर कंडीशन की बात हो रही है ना, जहां पे हमारा इंडेस बात कर रहा है कि ब्रीच रेक्टिफाई हो गया तो उसको क्लासिफाई मत करो। तो अब इस सिचुएशन में क्या पता ना 31 मार्च को रेक्टिफाई होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो ठीक, तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? नहीं है एडजस्टिंग इवेंट। 31 मार्च को कोई सिचुएशन नॉर्मल कोर्स में प्रिवेल नहीं करती। तो जो हमारा इंड एस IAS 10 है उसके हिसाब से ये कौन सी इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। उसके हिसाब से हमारी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बट हमने उसको एडजस्टिंग बना दिया ना, हमने उसके हिसाब से चेंजेस यहाँ पे कर डाले। इज इट क्लियर? ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड कार्व आउट हो गया, उसमें अलग से बताने की सच जरूरत नहीं। चलो इसी के नीचे उसको नोट में लिख लेते हैं, इंड एस 10 का भी रेफरेंस ले लेते हैं इसमें। ये हमारा कार्व आउट 2 हो गया। कुछ बहुत मुश्किल नहीं है इसमें, एक बार समझ में आनी शुरू होंगी चीज़ें तो वो आसानी से समझ में आती चली जाएंगे और एग्जाम में ध्यान भी रहेगा, पर पढ़ना पड़ेगा एक बार वापस से इसको। ठीक, कार्व आउट 2, carve out to write as per IAS 10। बताओ IAS 10 क्या है? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। आफ्टर reporting period rectification of breach of loan agreement condition is not an adjusting event। but as a consequence
of carve out of Ind AS 1, it is adjusting event and classification of loan will not change due to rectification. Hope this is clear. Everybody has got this. Now, चलो इसमें एक काम करते हैं, थर्ड पे बाद में आते हैं, ठीक. वी कम टू दिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. उसमें फर्स्ट टाइम अडॉप्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं हमारी. इंड AS 101, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. नो, अब यहां तो कुछ होना ही नहीं है ना. व्हाट ही वाज आस्किंग कि सपोज जनवरी में ब्रीच हुआ, जनवरी की EMI बाउंस हुई, फरवरी में हमने जनवरी फरवरी दोनों की EMI दे डाली, कुछ नहीं, कुछ रिपोर्टिंग डेट पे कुछ है ही नहीं ना. हाँ, व्हाट इज आस्किंग कि सपोज ब्रीच रेक्टिफाई हो गया आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, तो IAS में तो क्या होना है, उसको हमने करंट में क्लासीफाई कर दिया. अब नेक्स्ट ईयर हमारी कोई कंडीशन ब्रीच नहीं हुई, पुरानी कंडीशन भी रेक्टिफाई हो गई, तो इसका मतलब अब हम नेक्स्ट ईयर में उसको वापस से करंट से नॉन करंट में वापस क्लासीफाई कर देंगे. ऐसा ही करेंगे. व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. समझा क्या हुआ. ये फर्स्ट ईयर, दिस इज से सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक. यहां पे हमारे पास में लोन है जिसको हमने दिखाया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी, एंड इसी साल में बीच में कहीं यहां पे ब्रीच हो गया, ठीक. ब्रीच हुआ और यहीं रेक्टिफाई हो गया. तो यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना. ड्यूरिंग द ईयर ब्रीच हुआ और उसी साल में रेक्टिफाई भी हो गया, तो रिपोर्टिंग डेट पे क्लासिफिकेशन चेंज करने का कोई रीजन ही नहीं है यहाँ पे. होप दिस पॉइंट इज क्लियर. एवरीबडी हैज गॉट दिस, ठीक. देन नो, अब यहाँ क्या हुआ, अगर ये ब्रीच यहाँ रेक्टिफाई हो गया तो IAS 1 हो या Ind AS 1 हो,
बात तो एक ही रही, इसमें कोई फर्क पड़ा ही नहीं। यहां पे ब्रीच रेक्टिफाई हुआ, ब्रीच रेक्टिफाई यहां हुआ, ठीक। तो IAS 1 क्या बोलता है, यहां पे ब्रीच है ना बैलेंस शीट डेट पे, तो इसको हमारे को क्लासिफिकेशन नॉन करंट से क्या कर देना है, करंट कर देना है, बात खत्म हो गई। रेक्टिफाई हो गया बिकॉज ये एडजस्टिंग इवेंट है ही नहीं ना, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है बिकॉज यहां पे सिचुएशन प्रिवेल करती नहीं है। ये बैड डेट जैसा नहीं है कि उसने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया हुआ था और वो इंसॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे ब्रीच हुआ, पता नहीं वो रेक्टिफाई होगा कि नहीं होगा, यहाँ रेक्टिफाई हो गया, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसे यहाँ पे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये IAS 1 IAS 10 बोलता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक। IND AS 1 क्या बोलता है इसमें, IND AS 1 ने इसमें क्या बोला कि यहां पे अगर ब्रीच रेक्टिफाई हो गया तो हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन जो यहां पे चेंज हो जाना था, जैसे ही ब्रीच होता 31 मार्च को तो ब्रीच है ना, अगर 31 मार्च को ब्रीच है तो यहां पे तो कंडीशन वायलेटेड है, अगर कंडीशन वायलेटेड है तो क्लासिफिकेशन बदल जाना चाहिए ना, एज ऑन बैलेंस शीट डेट। इज दिस पॉइंट क्लियर? एवरीबडी हैज गॉट दिस? ठीक। तब यहां पे क्लासिफिकेशन यहां पे बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बिफोर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट यहां पे कहीं है हमारा अडॉप्शन ऑफ अकाउंट या फिर BOD का जो अप्रूवल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग में जो अप्रूवल होना था तो वहाँ से पहले रेक्टिफाई कर दिया, तो अब हमारे को इसे क्लासिफिकेशन बदलने की ज़रूरत नहीं है। होप दिस पॉइंट इज क्लियर, एवरीबडी हैज गॉट दिस? ठीक। देन अब यहाँ पे नेक्स्ट अब क्या आया, अब इस सिचुएशन में अब ये क्या हुआ, इससे कहाँ पे कार्व आउट आ गया, एक तो IAS 1 से कार्व आउट आ गया और दूसरा कार्व आउट कहाँ पे आ गया, IAS 10 से कार्व आउट आ गया, दोनों जगह पे कार्व आउट आया हमारा। होप दिस पॉइंट इज क्लियर? देन अब यहाँ पे व्हाट द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग, कि ब्रीच रेक्टिफाई हो गया तो IAS 1 क्या बोलता है, IAS 1 ने यहाँ पे हमारे को इसे शिफ्ट करवा दिया नॉन करंट लायबिलिटी टू करंट लायबिलिटी। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तो अब ये यहाँ पे तो ये क्या हो गया, जो लोन था जो नॉन करंट लायबिलिटी था यहाँ पे, ये यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ रहा होगा, इसको तुमने चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या करा, करंट लायबिलिटी कर दिया। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे ब्रीच रेक्टिफाई हो गया और ड्यूरिंग द ईयर कुछ और ब्रीच नहीं हुआ, तो यहाँ क्या करोगे, वापस नॉन करंट कर दोगे। होप दिस इज क्लियर, एवरीबडी हैज गॉट दिस? ठीक। सो वापस से क्या हो जाएगा, नॉन करंट, अकॉर्डिंग टू द नेचर उस दिन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके हिसाब से हम वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आज की डेट में अगर कंडीशन ब्रीच हो गई, लोन रिपेबल ऑन डिमांड हो गया, लोन रिपेबल ऑन डिमांड हो गया, तो उसको क्या बता देना है, करंट लायबिलिटी, भले ही कंडीशन बाद में रेक्टिफाई हो गई हो। बट यहाँ पे तो कोई कंडीशन ब्रीच नहीं है ना, यहाँ पे तो रेक्टिफाई हो चुकी। अगर ये ब्रीच कंटिन्यू रहता तो ये करंट लायबिलिटी में चलता रहता। इज दिस पॉइंट क्लियर? ब्रीच रेक्टिफाई हुआ और कोई और ब्रीच हुआ नहीं तो फिर वापस से नॉन करंट से करंट में आ गया। हाँ, एनीथिंग एल्स, कोई और डाउट इसमें? हाँ, मतलब सिंपल सी चीज है, उसका NOC मिल गया। हाँ, लोग उन्होंने बोला कि हम डिमांड नहीं कर रहे, ठीक है, तुमने सॉरी बोल दिया, उन्होंने बोला हाँ, तब भी चल गया, ये भी ब्रीच रेक्टिफाई हो गया ना। मीन्स हमने क्या करा, ब्रीच रेक्टिफाई होने का मतलब क्या हुआ कि हमने उनसे बात करी, डॉक्यूमेंट देने थे, दे दिए, नहीं भी डॉक्यूमेंट दिए, हमारा अरेंजमेंट हो गया,
बैंक से बात हो गई। इंडिया में तो बैंकर्स और बोरोवर के रिलेशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं ना, लोन मिलता ही उनको है जहां पे रिलेशंस स्ट्रांग होते हैं। अब किंगफिशर एयरलाइंस को लोन कैसे मिला? लोन सैंक्शन हो गया 4,000 करोड़ का। अब दिक्कत क्या, सिक्योरिटी क्या लें? सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी लें क्या? अब जो एयरक्राफ्ट थे वो तो पहले ही लीज पे थे। एयरक्राफ्ट तो जो एयरलाइन जो मैन्युफैक्चरर था उससे लीज पे लिए। अब एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में तो हो नहीं सकता। अब कुछ एसेट नहीं, कुल मिला के 200-250 करोड़ के एसेट, 4,000 करोड़ का लोन कैसे दें? तो अब क्या करा? लोन किसके अगेंस्ट में मिला? उनका जो लोगो था किंगफिशर, लोगो और उनकी एडवर्टीजमेंट की पंचलाइन, ये दो चीजें मॉर्टगेज करके 4,000 करोड़ का लोन दे दिया। अब बेचारा वो किंगफिशर मर गया जो लोगों में था। एंड अब उसका क्या करो? कंपनी बंद हो गई, लोगो बैंक के सामने लगाओगे? अब इन सिचुएशंस में अब सोचो कि इंडिया में जो लोन्स अरेंजमेंट होते हैं तो उसमें क्या हुआ? रेक्टिफाई ब्रीच। रेक्टिफाई होने का मतलब, हाँ ठीक है, बैंक ने एग्री कर लिया। ब्रीच रेक्टिफाइड का मतलब बैंक ने एग्री कर लिया कि ये ब्रीच नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? वो कैसे भी कराओ, कैसे भी कराओ, 900 करोड़ का लोन आईडीबीआई बैंक ने बाकी 4,000 करोड़ के लोन एनपीए होने के बाद में 900 करोड़ और दिया था। ठीक? तो इंडियन सिनेरियो के हिसाब से ब्रीच रेक्टिफाई का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। मतलब बैंक एग्री कर गया कि हम लोन डिमांड नहीं करेंगे, ये ब्रीच रेक्टिफाई हुआ। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? यस, एनीथिंग एल्स? नाउ अब इसके बाद में वी कम टू जो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले आई एम एक्सप्लेनिंग, देन आई कम टू द कार्व आउट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 10, उसकी जगह नया स्टैंडर्ड हुआ। अब वो फिक्स एसेट नहीं कहलाएगा, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट नहीं, दैट इज द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, यहाँ पे हम 3 स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक, एक आया हमारे पास IAS 16, IAS 16 is dealing with fixed asset। अब हमारे को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? फिक्स एसेट को हमें किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट। किस पे? कॉस्ट मॉडल या फिर फेयर वैल्यू मॉडल, किसी पे भी जा सकते हो। ठीक, तो हम किसको कर सकते हैं? इट कैन बी एट कॉस्ट और इट कैन बी फेयर वैल्यू। ठीक, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट मतलब क्या? जो एक्चुअल कॉस्ट था माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज द कॉस्ट। ठीक, जब AS 10 पढ़ोगे तो AS 10 में भी यही सेम चीज लिखी हुई है। रिवैल्यूड अमाउंट पे तुम उसको ले जा सकते हो। सो कॉस्ट मतलब
एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, देन फेयर वैल्यू मतलब जो रिवैल्यूड अमाउंट है माइनस डेप्रिसिएशन, जो उसके बाद में जिस दिन रिवैल्यू करा होगा उसके बाद का तो डेप्रिसिएशन आया होगा ना, हर साल थोड़ी ना रिवैल्यू कर रहे हम उसको, जिस साल हमने रिवैल्यू करा होगा उसके बाद के साल का डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पे रिवैल्यूड अमाउंट या फिर फेयर वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, depreciation on revalued amount, minus depreciation on revalued amount. Then फिर है हमारे पास में फिक्स एसेट से ही रिलेटेड IAS 38 है। IAS 38 है किस चीज़ के लिए? इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। एंड इसको भी ये क्या बोलता है कि तुम इसको कॉस्ट पे दिखा सकते हो या फिर फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हो, और वो कॉस्ट क्या है, फेयर वैल्यू दोनों सेम है। देन इसके बाद में है हमारा IAS 40। IAS 40 this is investment properties, investment properties। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज क्या हुआ कि मैंने एक शॉप खरीदा, किस लिए कि बाद में प्राइस बढ़ेगा तो बेच दूंगा, तो ये क्या हो गया, दिस विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक फ्लैट खरीदा, एक प्लॉट खरीद लिया, अब ये हैं तो फिक्स एसेट्स में ही ना, नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसको हमारे को बट फिक्स एसेट में क्लासीफाई करना नहीं है, ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है। इज दिस क्लियर? तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड ये है IAS 40। इसको भी ये बोलते हैं कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू। ठीक। अब यहाँ पे पहले दो के लिए तो हमारे स्टैंडर्ड में भी वही है, यू कैन शो इट एट मीन्स। अब हमारे भी बताओ कि इंड AS कौन से आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, इंड AS 16 आएगा और इंड AS 38 आएगा। नंबरिंग सेम है, नाम भी सेम है, नंबरिंग और नाम एग्जैक्टली सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। वहां पे कोई कार्व इन कार्व आउट नहीं है कि नंबर बदल डाला, नहीं किया है, नंबर सेम रखा है, नाम भी सेम रखा है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे जो हमारा IFRS 1 है, IFRS 1 क्या है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS, ठीक। एंड हमारा इंड AS 101 क्या है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड AS। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर हम फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कर रहे हैं IFRS तो हमारे को बैलेंस शीट चेंज करके लेनी पड़ेंगी ना। बैलेंस शीट अब हमारे को IFRS के हिसाब से बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना पड़ेगा, कॉस्ट रेट्रोस्पेक्टिव निकालनी पड़ेगी। और वो कॉस्ट, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गलतियां, एरर्स, ओमिशंस, कुछ तो चीज़ें रह गई हों, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कुछ और रही हों, तो उसके हिसाब से हम रेट्रोस्पेक्टिवली क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे और फिर वो कॉस्ट लेंगे,
या फिर अभी की फेयर वैल्यू मॉडल है तो अभी की फेयर वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू लेके जब चेंजेस होते हैं, इसमें जो हमारा AS5 है उसमें आके चेंजेस बताऊंगा मैं बाद में उसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रिंसिपल चेंजेस इवन AS5 के हिसाब से वो कार्व आउट नहीं है, क्योंकि इंड AS और IAS में चेंजेस नहीं है, बट हमारे AS5 में और इंड AS में चेंजेस हैं कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे बदलते हैं। ठीक, हम अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे बदलते हैं, जिस साल में चेंज हुआ उस साल में बदला, डिफरेंस P&L या रिजर्व में डाला, बात खत्म हो गई। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि अगर तुम अकाउंटिंग पॉलिसी बदल रहे हो, you'll have to change it from the beginning of reporting period, earliest reporting period। मतलब तुमने 15-16 में 31 मार्च 2016 पे अकाउंटिंग पॉलिसी बदली तो क्या करना पड़ेगा, पिछले 1 अप्रैल 2015 नहीं 14 से वहां से बदलोगे, फिर एक चेंज करोगे 31 मार्च 2015, फिर 31 मार्च 2015 के बाद 16, ऐसे चेंज आएंगे। एंड वो कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में जाएगा, इसलिए तो बताया तो वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। वो चेंजेस कहाँ जाने हैं, वो सब चेंजेस वहाँ जाएंगे। तो प्रिंसिपल डिफरेंसेस हैं पुराने स्टैंडर्ड और नए में तो हैं। अब हमारा वो इंड AS IAS का कार्विन कार्व आउट में नहीं आता वो, पर डिफरेंस में आएगा वो। इज इट क्लियर? ठीक। नाउ अब यहाँ पे हमारा IFRS 1 क्या बोलता है। IFRS 1 क्या है? IFRS 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS। व्हाट इट सेज, IFRS 1 gives us a choice between A, किस पे हम दिखा सकते हैं, कॉस्ट, बट ये कॉस्ट कौन सी होगी, करेक्ट कॉस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। कौन सी कॉस्ट, करेक्ट कॉस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। Then or you can take it as fair value, here correct revaluation। ठीक, अब इसमें जो भी हमारा करेक्ट रिवैल्यूएशन हुआ इसमें चॉइस दिया। ठीक, अब यहाँ पे हमारा इंड AS 101 क्या बोलता है कि अब जहाँ पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं कि पुरानी कॉस्ट मिल ही नहीं सकती, डॉक्यूमेंट ही नहीं रखे हुए। एक हमने एसेट परचेज किया था 6-7 साल पहले, अब उस टाइम पे जो इनवॉइस एटसेट्रा थी वो सब हमने डॉक्यूमेंट रखे ही नहीं हुए। यहाँ पे तकलीफ है ना, तुम करेक्ट कॉस्ट ढूंढोगे कैसे, वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ, एरर, ओमिशन हुए हो सकते हैं। ठीक, देन अब उस केस में क्या करना है, वो क्या बोलता है कि ये बुक वैल्यू जो है अभी की वही फर्स्ट टाइम अडॉप्शन पे उठा के रख लो, इधर उधर बहुत चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्रैक्टिकली इंडियन सिनेरियो में बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई ना। सोच के देखो, ये काम गवर्नमेंट नहीं सोच सकती, ये सब चीज़ें कौन सोच सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सोच सकते हैं, जो रोज़ देख रहे हैं ना कंपनियाँ क्या कर रही हैं, ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, सो अब यहाँ पे पहला तो यहाँ पे एक जो कार्व आउट है उसमें क्या है
कि पहली चीज कि IAS 16, अब हम आते हैं किस पे, इंडेस पे आते हैं। इंडेस 16 हमारे को क्या दे रहा है, इंडेस 101, सब पहले उसमें 16 के कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं। इंडेस 16, बताओ इंडेस 16 क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ये हमारे को क्या चॉइस देता है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो या फिर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो। इंडेस 38, इंडेस 38 ये भी हमारे को चॉइस देता है किस पे रिकॉर्ड कर लो, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो या फिर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो। एंड इंडेस 40 क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये हमारे को चॉइस ही नहीं देता, ये बोलता है कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। ठीक, आते हैं उस पे सब चीज़ों पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास में चॉइस आई ही नहीं, किस पे रिकॉर्ड करना है हमारे को, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे। तो क्या एक कार्व आउट हो गया। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि तुम फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे क्यों नहीं दिखाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में फेयर वैल्यू का कंसेप्ट बहुत नया है। लोगों को ढंग से फेयर वैल्यू का मतलब नहीं समझता कि फेयर वैल्यू मतलब क्या, मतलब क्या। हाँ, आर्म्स लेंथ प्राइस, इट इज अ वैल्यू agreed between knowledgeable and willing buyer and knowledgeable and willing seller in an arm's length transaction। ठीक, मतलब एक हाथ की दूरी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दोस्त है, भाई है, गले मिल रहे हो और उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एक हाथ की दूरी वाले से, उसके साथ के ट्रांजैक्शन पे। ठीक, एंड नॉलेजेबल एंड विलिंग बायर, नॉलेजेबल एंड विलिंग सेलर। ठीक, ऐसा नहीं कि मोदी ने अपनी गाड़ी उठा के राहुल गांधी को बेच दी। नॉलेजेबल एंड विलिंग सेलर एंड नॉलेजेबल एंड विलिंग बायर। नाउ अब यहाँ पे दोनों नॉलेजेबल होने चाहिए, तभी उसको फेयर वैल्यू बोलेंगे। ठीक, नाउ अब यहाँ तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर तुम फेयर वैल्यू पे बोलोगे तो फेयर वैल्यू लोग उठा के कुछ भी रख देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, किसी से सुना कि इतना रेट बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है चलो बढ़ा दो वैल्यू। ठीक, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम आने लगेंगी ना ये चीज़ें। एंड लोग ये सब काम करना शुरू कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में, बाद में कम में बिकी, लॉस दिखाया, ख़त्म कर दिया। मीन्स ये सब प्रॉफिट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करे जा सकते हैं, और इंडिया में एथिकल प्रैक्टिसेस उतनी नहीं है। इंटरनेशनली ये मान लिया जाता है कि फेयर वैल्यू मतलब वो सही कंप्यूट किया होगा, फेयरली कंप्यूट किया होगा। इंडिया में फेयर वैल्यू मतलब जो मन में आए रख दो। 2 वैल्यूअर से रिपोर्ट 5-5 हज़ार रुपये दिए, कोई भी रिपोर्ट खुद से लिखो, उससे साइन करवाओ, इस तरीके के भी काम हो जाता है। सो फाइनली क्योंकि वैल्यूएशन में तो किसी को कुछ तुम फाइनली प्रूव कर नहीं सकते ना कि वो वैल्यूएशन एग्जैक्टली सही है कि गलत है, ओपिनियन है क्योंकि वैल्यूएशन। नाउ तो अब यहाँ क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे इंड एस है, इंड एस 40 क्या बोलता है
ये सिर्फ किस पे रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट पे। ठीक, देन अब यहाँ पे तो ये कहाँ आ रहे हैं? ये एक्चुअल में सब फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के टाइम पे ही तुम्हारे को जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड अलग से है नहीं ना, तुम अब शुरू करोगे ना जब इंड एस अडॉप्ट करोगे, तो क्या फेयर वैल्यू पे लेके आओगे फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के टाइम पे? नहीं, किस पे लेके आओगे? कॉस्ट पे। ठीक, देन अब यहां इंड एस 101, इंड एस इंड एस 101 ये हमारे को चॉइस देता है, मेक चॉइस बिटवीन किसको छोड़ के? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को छोड़ के। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में उन्होंने चॉइस नहीं दी, किस पे? फिक्स एसेट मींस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इनके लिए हमारे पास में चॉइस है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इनके लिए अब हम क्या करेंगे, या तो तुम कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अब यहां पे कार्व आउट क्या हुआ? ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी लिखा है। कार्व आउट कहाँ है? कार्व आउट कहाँ है? कॉस्ट में। अब यहां कॉस्ट as per Ind AS 101 is existing book value, is existing book value। तो जो हमारी existing book value है उसी को हम क्या करेंगे? कॉस्ट ले लेंगे। उसकी हमारे को करेक्ट कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, राइट? नो नीड टू कंप्यूट करेक्ट कॉस्ट retrospectively। No need to compute correct cost retrospectively। So retrospective effect के साथ में हमारे को पुरानी सारी कुछ एरर्स, ओमिशंस या फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वो सब बदल के फिर करेक्ट कॉस्ट निकालो, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये करेंगे तो इंडिया में फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एस बहुत मुश्किल हो जाएगा, टीडीएस प्रोसेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।